नमस्कार, गुड इवनिंग। आज आपको एक ऐसी टॉपिक में टच करूंगा जिससे आपको ये समझ आएगी कि आज के दिन में हार्ट की बीमारी का असली इलाज ऑपरेशन नहीं है, असली इलाज है लाइफस्टाइल चेंज। मैं पहले थोड़ा सा अपने को इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ अपना। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है। मैं MBBS कलकत्ता से किया हूँ, MD लखनऊ से किया हूँ। मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में असिस्टेंट प्रोफेसर रहा। 1995 में मैं वहाँ पे रिसर्च कर रहा था कि किस तरह से हार्ट की बीमारी का जो रियल सॉल्यूशन है, जो कारण है, उसको हटा के कैसे ट्रीटमेंट किया जाए। और मैंने 95 में मेरे जब 300 मरीजों के ऊपर एक्सपेरिमेंट पूरी हुई तो मेरे को लगा कि ये ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छी है और इस ट्रीटमेंट को हम लोग पूरे इंडिया भर में फैला सकते हैं। और इसके लिए मैंने सावल करके एक संस्था शुरू किया और वो संस्था आज पूरे इंडिया भर में फैल गई है और इंडिया में आज के दिन में हमारे 93 ब्रांचेस है। हार्ट की बीमारी का हम लोग ऑपरेशन बिना ट्रीटमेंट करते हैं और आज आपको ये भी बताने वाला हूँ हम क्यों ऑपरेशन के खिलाफ हैं, क्या ऐसी बात है जो ऑपरेशन के खिलाफ है। पर पहले एक बार देखते हैं हार्ट की बीमारी की स्टैटिस्टिक्स देखना चाहते हैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। एक बार एक स्लाइड देखते हैं आपकी। ये स्लाइड एक बहुत पॉपुलर स्लाइड है। इसमें ये दिखाया जा रहा है किस हिसाब से हार्ट की बीमारी 2020 तक बढ़ती जा रही है। और आप अगर देखेंगे इंडिया ब्लू कलर का है और कैसे लाइट ब्लू कलर का है और कैसे हार्ट की बीमारी बढ़ते जा रही है। चाइना में भी बढ़ रहा है और जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो रेड वाली है उसमें धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ये जो बीमारी बढ़ रही है आज इंडिया का नंबर 1 बीमारी है और इस बीमारी का जो असली कारण है उसको हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। तो मैं एक एक करके आपको सारी कारण समझाना चाहूँगा, पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हार्ट की बीमारी किस हद तक फैल गई है। ये एक एशियन एपिडेमिक है, इंडियन एपिडेमिक है। इंडिया आज वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेस है फॉर हार्ट बीमारी और कितने लोग इसमें मारे जा रहे हैं और ये नंबर्स बढ़ता जा रहा है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है और वो क्यों सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। कहाँ पे गड़बड़ रह गई कि हार्ट की बीमारी के इतने नंबर्स बढ़ रहे हैं। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स दिखाऊं, इंडिया में हर 10 सेकेंड में एक आदमी मारा जा रहा है हार्ट अटैक से और उनमें से 900 लोग ऐसे हैं जिनका 40 साल से पहले डेथ हो जा रही है। और इंडिया में मिनिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स हम लोग मानते हैं 6.2 करोड़ और ये नंबर्स इनफैक्ट दिस इज सरकारी एस्टिमेट और मैं समझता हूँ सरकार को बहुत सारे डेथ पता भी नहीं चलता है। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे हार्ट के मरीज सरकार को रिपोर्ट भी नहीं करते हैं। तो मेरे हिसाब से करीब 8 से 10 करोड़ हार्ट के मरीज इंडिया में हैं। और आप सोच के देखिए इसका सोल्यूशन कहाँ पे है। टोटल कैपेसिटी अगर हार्ट के हॉस्पिटल का देखते हैं तो आज के दिन में 5-7 लाख, 5 लाख, 6 लाख, एट द मोस्ट 7 लाख आदमी को अगर 1 करोड़, 6 करोड़ या 8 करोड़ या 10 करोड़ से 7 लाख निकाल देते हैं तो क्या रह गए? 9 करोड़ 97 लाख। आप समझ रहे हैं? तो हार्ट की बीमारी का जो असली इलाज है वो बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी है ही नहीं। 6-7 लाख लोग ऑपरेशन कर भी लेंगे तो क्या बात है, पर बाकी लोगों को भी तो सोल्यूशन देना पड़ेगा। तो मैं लोगों की ये धारणा हो गई है ये दोनों ऑपरेशन कर लो तो हार्ट की बीमारी एकदम सही हो जाएगी और यही इलाज है। ये मुझे गलत लग रहा है और मैं आपको बताऊंगा क्यों, कैसे, कहाँ हम हार्ट के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। हम बोलते हैं एलोपैथी की दवाइयाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एलोपैथी की दवाई के साथ साथ आपको हम आर्ट ऑफ लिविंग सिखाएंगे। दोनों को जोड़ के ये साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग रखा गया हमारे सेंटर का नाम। साइंस से हमने मेडिकल साइंस से सारी नॉलेज ली है, मेडिकल साइंस की दवाइयाँ ली है, मेडिकल साइंस के टेस्ट लिए, लाइफस्टाइल को लिया है आर्ट ऑफ लिविंग से। इन दोनों को जोड़ के साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। सिर्फ मेडिकल साइंस से हमने 3 चीज नहीं लिया है जो बॉडी को काटने वाली काम करती है। एक है एंजियोग्राफी, एक है एंजियोप्लास्टी और एक है बाईपास सर्जरी। इन तीनों के खिलाफ हमारी दलील क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ। क्यों हम नहीं चाहते हैं, क्यों हम ऑपरेशन के खिलाफ रहते हैं। पहला दलील ये है
कि बॉडी के संग छिड़खानी मत करो। ह्यूमन बॉडी जो है ना, ये वर्ल्ड का, ये जो ह्यूमन बॉडी है, ये वर्ल्ड का बेस्ट मशीन है, और इस मशीन को जितनी कम छिड़खानी करो उतना अच्छा। तो ये बात को आपको समझना पड़ेगा, ये बात को आपको समझना पड़ेगा कि इस बॉडी को छिड़खानी नहीं कर। देखिए, ह्यूमन का बनाया हुआ मशीन नहीं है, नेचर के जो जो चीज़ें हमारी बनाई हुई नहीं है उसको छिड़खानी नहीं करनी चाहिए। आप एक बार सोच के देखिए, कंप्यूटर है, इसके सारे पार्ट्स खोल के वापस जुड़वा लो, वापस चालू हो जाएगी। पर फूल को तोड़ के देखिए, वापस नहीं जोड़ सकते। फल को काट लीजिए, जोड़ नहीं सकते। नेचर के कोई भी चीज़ को काटने के बाद वही का वही लाना बहुत मुश्किल है। एक अनार के सारे दाने को खोल लीजिए और फिर प्लान कीजिए इसको रीपैक कर लें वैसे का वैसा, कभी नहीं कर पाएंगे। और ह्यूमन बॉडी तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको छेड़खानी करने से पहले 5 बार सोचना चाहिए। और ये रिप्लेसेबल भी नहीं है। अच्छा, कंप्यूटर खराब हो गया नया लेके आएंगे, गाड़ी खराब हो गया नया लाएंगे, ह्यूमन बॉडी कहाँ से लेके आएंगे? जो चीज़ एक ही है आपके पास, जिंदगी इसी से निकालना है, तो उसको छिड़ के उसकी कॉम्प्लिकेशन अगर पैदा कर दिया तो आगे जाके नुकसान में हो सकता है। और ये मेरा सबसे बड़ा रीज़न है बिहाइंड बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी की। बॉडी को छेड़े बिगर काम होती है तो क्यों ऑपरेशन करना चाहते हो ना। दूसरी जो चीज़ है जो आपको जानना चाहिए वो है कि नंबर ऑफ हार्ट के पेशेंट्स बढ़ते जा रहा है, और ये अच्छी साइन नहीं है। ये मेडिकल साइंस का सक्सेस की बात नहीं है। लोगों की धारणा है कार्डियोलॉजी में बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, बड़े बड़े हार्ट के हॉस्पिटल बहुत सक्सेस हो रहा है। एक आदमी मेरे पास आया कि सर देयर इज अ ट्रिमेंडस सक्सेस इन कार्डियोलॉजी। मैंने बोला सक्सेस कहाँ पे देखा? बोला आगे दिल्ली में 2 हार्ट के हॉस्पिटल थे, आजकल 25 हो गए। मैं बोला और कुछ? बोला हर हॉस्पिटल के बिल्डिंग लंबे लंबे चौड़े चौड़े हो रहे, 5 स्टार होटल के तरह बन रहे। मैं बोला एक एक आदमी 2-2, 4-4 लाख रुपया देगा तो बिल्डिंग तो बन ही जाएगा। बोला आपने देखा वहां पे कितने सारे लोग लाइन लगा के ट्रीटमेंट कर रहे हैं? मैं बोला चलो वो भी देखा है। ये बताइए हार्ट के मरीजों का नंबर बढ़ रहा है घट रहा है? बोलते नंबर तो बढ़ते ही जा रहा है। मैं बोला नंबर बढ़ना कोई सक्सेस की बात नहीं है, फेलियर की बात है। आज पोलियो के पेशेंट खत्म हो गए, मेडिकल साइंस करेक्ट था, सक्सेस किया। आज स्मॉल पॉक्स के पेशेंट खत्म हो गए, सक्सेस किया। अब कोरोना ठीक हो जाएगा, वो भी सक्सेस रहेगा। पर ये जो हार्ट के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, ये कोई सक्सेस की लक्षण नहीं है, ये फेलियर की लक्षण है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि बीमारी को जड़ से हटाना पड़ेगा, और जड़ को वो लोग देखना ही नहीं चाहते हैं। हमारे मेडिकल साइंस के जो हार्ट के हॉस्पिटल है, वो खाना पीना रहन सहन जिनकी वजह से ब्लॉकेज बन रही है। ये बीमारी भगवान की दी हुई नहीं है, ये हमारी बनाई हुई है। और इस बीमारी को रोकने वाली बात वो लोग कर नहीं रहे हैं कि भाई ये बीमारी को रोक दो और इसको घटाने का बात करो, रिवर्सल की बात करो। बोलते नहीं रिवर्सल नहीं, हमें तो ऑपरेशन से ही मतलब है। तो मैं समझता हूं कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं, और धीरे धीरे रिसर्च आ रही है। पहले आई थी बाईपास सर्जरी। जब बाईपास सर्जरी आया, लोगों ने बड़े बाईपास, अमेरिका में बहुत पॉपुलर, सबसे पॉपुलर सर्जरी हो गया। फिर लोगों को इसके साइड इफेक्ट मिलने लगा तो फिर एंजियोप्लास्टी आई। एंजियोप्लास्टी में भी गड़बड़ आने लगा। धीरे धीरे एंजियोप्लास्टी को ये बदलते गए, पर एंजियोप्लास्टी के सारे केसेस में रीब्लॉकेज आ रहे हैं, उनकी कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं। धीरे धीरे ये देखा जा रहा है कि एंजियोप्लास्टी से तो अच्छा है दवाइयाँ और लाइफस्टाइल। मैं आपको बहुत सारे रिसर्च के बारे में बताऊंगा जो दिखा रहा है कि अब एंजियोप्लास्टी से बढ़िया है कि आप खाना पीना रहन सहन चेंज कीजिए और दवाइयाँ चालू रखिए। इन दोनों से आपकी काफ़ी हद तक काम बन जाएगी और आगे ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें रिवर्सल चाहिए। हमें रिवर्सल अगर हम कर सकते हैं तो ना ही ऑपरेशन की ज़रूरत है, ना ही एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है। तो आज ये सारी बातें आपको हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बताऊं, ये मेडिकल साइंस के डॉक्टर्स खराब नहीं होते, सब अच्छे से सीख के आते हैं, पर कुछ जगह पैसे की वजह से बदनाम भी हो रहे हैं, और उनमें से एक है ये बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई है, और ये किताब है जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 5-6 किताबें हैं जो आज ये कार्डियोलॉजिस्ट और ये हार्ट के हॉस्पिटल्स के अगेंस्ट में लिखी गई है। और ये देखिए, एक ये है डॉक्टर करके, डॉक्टर खुद ही है, संदीप जवाहर, ये इंडिया से गए हुए अमेरिकन बहुत बड़े डॉक्टर हैं। और ये जब अपनी लाइफ में बहुत तकलीफ पाने लगे तो इन्होंने अपनी पूरी लाइफ की सारी चीज़ें लिख दी है इस किताब में। डॉक्टर वो बोल रहे हैं पूरी मेडिकल साइंस को ऐसा बनाया गया कि पेशेंट को लूटने वाला काम कर लो, कैसे भी वो पैसे कमाओ। और इन्होंने एक कन्फेशन किया कि हम लोग मेडिकल साइंस में गलत कर रहे हैं, और बोल रहे हैं जो ये अमेरिकन डॉक्टर्स के बारे में उन्होंने लिखा कि वो अंदर से इतने तकलीफ में है कि हम लोग हर दिन गलत कर रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल की प्रेशर है कि जल्दी से जल्दी इसका इनकम बढ़ाना पड़ेगा, तो हम लोग जानबूझ के ऑपरेशन करवा रहे हैं और ये गलत काम कर रहे हैं। सो एनीवे, आगे चलते हैं। ये एक और किताब है, व्हाट डॉक्टर्स डोंट टेल यू।
और एक किताब है जो कि व्हाट डॉक्टर्स डज नॉट नो अबाउट मे बी किलिंग यू। एक ही किताब है हाउ टू रिटर्न फ्रॉम द हॉस्पिटल अलाइव, मतलब हॉस्पिटल पहुंच जाओगे तो लाइव पहुंच आओगे, ये मतलब कैसे भी निकल आओ वहां से। एक किताब है हार्ट माफिया, ये बोलते हैं सब माफिया है हार्ट के हॉस्पिटल वाले। तो एनीवे मैं इतना खराब तो नहीं बोलूंगा, पर क्या हो रहा है कैसे हो रहा है और इसकी लॉजिक में बताऊंगा क्यों हम ऑपरेशन के खिलाफ है। एक ये डॉक्टर जूलियन विटेकर का किताब है इज हार्ट सर्जरी नेसेसरी, व्हाट योर डॉक्टर वोंट टेल यू। भाई ये सर्जरी अननेसेसरी हो रहा है बोल रहे हैं। तो ये सारी किताबें बता रहा है कि सर्जरी जरूरत नहीं है। चलिए एक बार हम लोग वो समझते हैं ये सर्जरी जरूरत है कि नहीं है, पहले समझते हैं कि हार्ट की बीमारी होती क्या है और क्या क्यों होती है और क्या इसको हमें सॉल्व करने में मदद मिलेगा, उसका कारण समझते हैं। देखिए ये आपको दिखा रहा हूं मैं हार्ट की बीमारी को, ये हमारा हार्ट है और ये पंप करता है तो पूरे बॉडी को ब्लड जाती है, और जब हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड देती है तो अपने लिए 3 ट्यूब लेता है और इन 3 ट्यूब से हार्ट को ब्लड मिलता है। एक तो राइट में है और लेफ्ट में सामने की तरफ है, एक लेफ्ट में पीछे की तरफ है, इनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। एक आरसी है राइट साइड में, राइट कोरोनरी आर्टरी 30% हार्ट को सप्लाई करता है, एलएडी 50% को करता है और 20% को एलएलसीएक्स करता है। इनके अंदर ब्लॉक हो जाती है, कितनी चौड़ी होती है, बच्चे पेंसिल से लिखते हैं उतना बड़ा चौड़ा होता है। और देखिए इनके अंदर की ब्लॉकेज दिखा रहा हूं कैसे ब्लॉकेज ग्रो कर रहा है ओवर द टाइम। ये देखिए ये 0 ब्लॉकेज है, ये 10 ब्लॉकेज है, 20 ब्लॉकेज है, 30 40 50 60 70 80 साल कितने लग गए, 20 साल से 60 साल, 40 साल लगा है। ये ब्लॉकेज अपने आप नहीं आ रहे हैं, ये ब्लॉकेज हम बना रहे हैं। हम गलत खाना खा रहे हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम टेंशन में, हम सिगरेट पी रहे हैं, ब्लॉकेज बढ़ता जा रहा है। हमारे कार्डियोलॉजिस्ट इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, बोलते हैं बढ़ने दो, जब 70-80% आएगा तब हम बात करेंगे। और मेरे को लगता है ये गलत बात हो रहा है। आज हार्ट की बीमारी को रोकने का टाइम आ गया है। हजारों लोग, हजारों नहीं करोड़ों लोग जा रहे हैं, ब्लॉकेज बढ़ाए जा रहे हैं, उनको रोका नहीं जा रहा है। उनको कोई सिखाने वाला नहीं है कि हार्ट का हॉस्पिटल बोलता है हमारा काम है ऑपरेशन बस, और ये हमारे को लगता है सही बात नहीं है। और ये ब्लॉकेज तब तकलीफ देने चालू करता है जब पेशेंट की ब्लॉकेज 80 से ऊपर हो जाए, तब मरीज को लगता है कि वो चलने से छाती में दर्द होती है, सांस फूल जाती है वगैरह वगैरह, इसको एंजाइना बोलते हैं। तो एंजाइना आएगा कब, जब हमारी हार्ट की जरूरत जो है, एक्चुअल जरूरत है 10 और 20 और 30%, अगर 70 ब्लॉक हो जाए कोई दिक्कत नहीं होगा, 70 तक ब्लॉकेज बढ़ती जाती है और उसके पहले बहुत सारे लोग हार्ट अटैक में चले जाते हैं। पर 70 के बाद मरीज को दौड़ने में दिक्कत आने लगती है, एंजाइना होती है, और 80 के बाद चलने फिरने में भी दिक्कत होता है, तब मरीज जाके हॉस्पिटल पहुंचता है। और हार्ट के हॉस्पिटल ऐसे केसेस में फिर ऑपरेशन की बात करते हैं। पर मैं बोलता हूं क्यों ऑपरेशन कराना चाहते हो, हार्ट की बीमारी प्रॉब्लम क्या है, ब्लॉकेज आई है, ठीक है, दवाइयां हैं हमारे पास, अगर दर्द हो रहा है उसको ठीक करके दे रहे हैं, और आगे ब्लॉकेज बढ़ना नहीं चाहिए, ब्लॉकेज कम होना चाहिए। और अगर ब्लॉकेज को आप बढ़ाते रहेंगे तो एक ना एक दिन आपको हार्ट के हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। ये देखिए 0 ब्लॉकेज है, ये 70-80% ब्लॉकेज है, और ये ब्लॉकेज अगर बढ़ेगी तो इसके ऊपर एक पर्दा होता है, वो पर्दा फट जाता है, इसको बोलते हैं इंटरनल मेम्ब्रेन। और जैसे ये पर्दा फटता है, यहाँ से क्लॉट, एक केमिकल निकलता है, वो खून को यहाँ पे जमा देता है, और खून जमते ही इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। ये 100% ब्लॉकेज है। आप ये समझ लीजिए बहुत सिंपल सी रूल है, ये 20% ब्लॉकेज है, 40% ये 60%। जैसे जैसे ब्लॉकेज बढ़ेगा वो स्ट्रेचिंग होता जाएगा, मेम्ब्रेन का ब्लू कलर का पर्दा आपको दिख रहा है, और एक दिन वो पर्दा फटेगा, और फटने के 1-2 मिनट के अंदर यहाँ पे क्लॉट आ जाएगी और 100 ब्लॉकेज हो जाएगा। उसी से मौत होती है, हार्ट अटैक होती है, उसी से मौत होती है मरीजों का। तो मेरा और कॉमन सेंस बोलता क्या है, कॉमन सेंस बोलता है कि फिर ब्लॉकेज बढ़ने क्यों दे रहे हो। अगर हार्ट का मरीज आ भी गया आपके पास, आज के बाद से ब्लॉकेज बढ़ना नहीं चाहिए, ब्लॉकेज कम होनी चाहिए। मैं आपको एविडेंस दूंगा आज, कितनी मेडिकल साइंस रिसर्च करके दिखा रहा है कि ब्लॉकेज हो सकता है रिवर्स। और अगर रिवर्स हो सकता है तो हम क्यों ना इसके ऊपर जोर लगाएं। क्यों हमारी मेडिकल साइंस ये ब्लॉकेज के लोगों को एजुकेट नहीं करना चाहते हैं, जो ब्लॉकेज बनानी है उनको एजुकेट नहीं करना चाहती है। क्यों वो लोग ये मान रहे हैं कि हार्ट का बीमारी का मतलब ही ऑपरेशन करो, ये गलत बात है, ये हमें नहीं चाहिए। तो आगे रिवर्सल की बात सोचते हैं। रिवर्सल का क्या मतलब है, एक होता है प्रिवेंशन जिसमें ब्लॉकेज बढ़े नहीं, मतलब नोट की गड्डी में नोट घुसाना नहीं, और रिवर्सल का मतलब है कुछ नोट बाहर निकाल लें। तो ये रिवर्सल हमें चाहिए। उसके लिए करना क्या है, अरे ब्लॉकेज के कारण को हटाइए। देखिए कारण यहाँ पे हमने लिख के रखा है। पहला कारण है हाई कोलेस्ट्रॉल एंड हाई ट्राइग्लिसराइड, ये दोनों चीज जम रही है। कोलेस्ट्रॉल मिलता है एनिमल फूड से, मीट में मिलता है, दूध में मिलता है, मछली और अंडे में मिलता है, और ट्राइग्लिसराइड मिलता है तेल में और ड्राई फ्रूट्स में।
तो ये दोनों जो फैट वाले आइटम्स है इसकी सप्लाई बाहर से बंद होनी चाहिए, और उसके साथ उनको ब्लड प्रेशर, शुगर, स्मोकिंग, अल्कोहल, ओवरवेट और स्ट्रेस इसको काफ़ी हद तक कम करना चाहिए। और इधर एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन और फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना, ये सारा अगर आदमी कर सके तो ये दिखाया गया है कि हार्ट अटैक के चांस ही खत्म हो जाता है। हार्ट के मरीज डरता किस चीज से? उसको तकलीफ है वो तो मैं दवाई से कंट्रोल कर सकता हूँ, डरता एक बात से कि सर आगे जाके हार्ट अटैक ना हो जाए। और हार्ट अटैक होगा कब? जब ब्लॉकेज बढ़ेगी और पर्दा फटेगा। तो अगर ब्लॉकेज रोक दिया जाए, बढ़े नहीं, आज इतने सारे रिसर्च हुए हैं बता रहे हैं कि ये सारे कंट्रोल अगर आपने कर दिया तो ऑपरेशन करने की जरूरत ही नहीं है। याद रखिएगा ये जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, कोरोनरी हार्ट डिजीज है, ये हमारे को गॉड से दिया गया है, गॉड से नहीं दिया गया, हम खुद बनाए हैं। वी मेक इट आवर सेल्फ, होम मेड डिजीज है, हम अपने घर पे बना रहे हैं, सेल्फ क्रिएटेड है, एक्वायर्ड है। कल मैं एक किताब पढ़ रहा था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नर्ड जिन्होंने पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, वो भी अब धीरे धीरे अपने आप को कन्वर्ट किए हैं। वो बोलते हैं बीमारी एक्वायर्ड है, आपका नहीं था, आपने खुद बनाया है, तो इसको सोल्यूशन करो, इसका स्पीड को कम करो और ये ब्लॉकेज को रोक दो। ब्लॉकेज धीरे धीरे बनी है, 1-2 साल में नहीं बनी है। याद रखिएगा 100 में से 66 लोगों का हार्ट अटैक 70-60% ब्लॉकेज में हो जाता है। तो ये ब्लॉकेज बढ़ेगा तो एक दिन पर्दा फटेगा, और वो होना नहीं चाहिए। ये पर्दा कब फटेगा किसी को नहीं मालूम। क्यों? मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं जिनके 90 ब्लॉकेज है और अभी तक पर्दा नहीं फटा, हार्ट अटैक नहीं हुआ। और मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जिनका 50% है, पर्दा फट गया। तो ये ब्लॉकेज एक ही चीज है इसमें कि ब्लॉकेज बढ़ेगी तो एक ना एक दिन पर्दा फटेगा। ये पर्दे की स्ट्रेंथ हम लोग को मालूम नहीं है। तो इसलिए कोई डॉक्टर कभी नहीं बोल सकता कि अभी हार्ट अटैक होने वाला, आज होने वाला, कल होने वाला, 1 साल बाद होने वाला, कोई नहीं बोल सकता। ये डिपेंड करता है आपका ये जो पर्दा फटने का टाइम कितने साल बाद आने वाली है। तो ये एक बात आपको समझना पड़ेगा, मेम्ब्रेन कब बस्ट करेगा ना डॉक्टर को मालूम है ना मरीज को मालूम है। पर एक चीज पक्का मालूम है, बढ़ाता जाएगा ब्लॉकेज तो कभी ना कभी वो मेम्ब्रेन फटेगा। और अगर ब्लॉकेज बढ़ने नहीं दिया तो ये हार्ट अटैक नहीं होगी, और ब्लॉकेज कम कर दिया तो कोई चांस ही नहीं है। उसके लिए हमने किया क्या है? हमने एक सिंपल सा चार्ट बना दिया है जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये चार्ट क्या है कि भाई आप जितने सारे ब्लॉकेज के कारण है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, इन दोनों को, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल रेशियो को, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, स्मोकिंग, ये सबको आप कम, रेड से येलो से ग्रीन में ला दो और इनकी ब्लॉकेज बढ़ने की ताकत बंद कर दो। और इधर खाने में तेल घी का सप्लाई बंद करो, नॉनवेज की बंद करो, दूध में से मलाई निकालो, फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा खाओ, स्मोकिंग बंद करो और स्ट्रेस कम करो, योगा करो, वॉक करो, बस इतना ही तो करना है। और अगर इनको आप पूरा तरीके से कर सकते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। और इसके लिए अगर दवाई की भी जरूरत है, अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, अगर ब्लड पतला है तो कोई बात नहीं, दवाइयाँ लीजिए। और अगर आगे तक भी लेना है तो लीजिए, क्या दिक्कत है? दवाई ऑपरेशन से तो कम, और ऑपरेशन करके कौन सा दवाई पूरा बंद कर देंगे, दवाई उसके बाद भी कंटिन्यूअस चलता रहेगा। तो हार्ट के पेशेंट को दवाई जिंदगी भर लेना होगा, ये भी मान के चलते हैं। पर अगर आप एफर्ट ज़्यादा करेंगे तो दवाइयों का मात्रा धीरे धीरे कम होता रहेगा। मेरे कोई पेशेंट पूछते हैं सर कब तक दवाई चलेगा? मैं बोला जब तक आप अपने आप को इतना अच्छा ना कर दो कि हम दवाई कम करने लायक हो जाएं। हमारे हजारों पेशेंट्स के दवाई कम हुए। हम बोलते आप रिपोर्ट्स बनाते जाओ, जहां जहां ग्रीन लाते रहोगे मैं दवाइयां कम करने की सोचता रहूंगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनीवे अब आगे चलते हैं। हम लोग करते हैं क्या? हम लोग बोलते हैं एक 0 ऑयल का खाना बनाना आपको सीखना पड़ेगा, हाउ टू मेक फूड विदाउट ऑयल, वो बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हम लोग ने कुकिंग के प्रोसेसेस बनाए हैं, हाउ टू कुक विदाउट ऑयल, और ये सारे हमारे कुक बुक्स हैं। 1000 रेसिपीज हमने बनाई है। हमने ये देखा है अगर एक मरीज का ये सारे रेड को हम ग्रीन में ला दें तो ना ही उसकी ब्लॉकेज बढ़ेगी और उसकी ब्लॉकेज कम होना चालू होगा। कम होने के ऊपर भी लोग पूछते हैं सर ये किसके लिए आप बोल रहे हैं? मैं बोला देखो जिसको हार्ट की बीमारी हो गई है उनके लिए तो कम करना बहुत जरूरी है, पर ऐसे करोड़ों लोग हैं इंडिया भर में जिनकी अभी तक ब्लॉकेज हुई नहीं है। उनके लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया, वो है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीज एंड इरेडिकेशन ऑफ हार्ट अटैक। मतलब अगर हम पूरे नेशन को, पूरे इंडिया भर के लोगों को अगर एजुकेट प्रॉपरली कर सकते हैं, जो साउल सेफ्टी सर्कल है इसको हम लोग एजुकेशन में यूज कर रहे हैं। बोलते हैं एक बार आदमी को समझ आ जाए कि ये सारे कारणों को अगर हम लोग कंट्रोल कर दें, कम से कम ग्रीन में लाएं, येलो में ला दें, तो भी हार्ट अटैक नहीं होगा। और इसके लिए हम लोग ने पहला फेज कंप्लीट किया, 6000 लोगों को एजुकेशन करके हमने देखा रिजल्ट्स आर मार्वेलस। अब हमारा नेक्स्ट फेज है
3,60,000 लोगों को, और उसके बाद 60 मिलियन 6 करोड़ फैमिली तक हम पहुंचना चाहते हैं। सो नेवरदिलेस हार्ट का मरीज बोलता है सर फिर भी एक बार बताइए क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखिए 2 चीज की सप्लाई बंद कर रही है जो डिपॉजिट कर रही है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, ये दोनों डिपॉजिट कर रही है। 5 चीज जो ब्लॉकेज की स्पीड बढ़ाती है, ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, स्मोकिंग एंड स्ट्रेस। और 5 चीजें जो ब्लॉकेज को कम करने में मदद करेगा, एक तो फूड है, और एक वॉकिंग है, एक योगा है, एक फ्रूट्स वेजिटेबल है, और एक HDL है। अगर ये सबको हम कर देते हैं तो हार्ट की बीमारी में ना ही कोई बीमारी का बढ़ने वाला बात है, बीमारी घटेगा और फिर ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया भर में आज के दिन में हम लोग ने करीब करीब, अगर आप देखेंगे इस मैप में डॉट से डॉट लगा दिए, इंडिया भर में करीब 93 सेंटर्स हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। और यही हम लोग बोलते हैं कि हार्ट की बीमारी को आप ऑपरेशन मत करो। आदमी ये भी चाहता है कि डॉक्टर साहब फिर मेरा ब्लॉकेज कितना है मुझे कैसे मालूम। तो ये ब्लॉकेज पता करने के लिए CT एंजियोग्राफी हम लोग बोलते हैं। आपको बॉडी को कटवाने की जरूरत नहीं है, इस मशीन में लेटिए, ये आगे जाएगी और एक कैमरा हार्ट के चारों तरफ घूमेगा और आपको इंजेक्शन देंगे और आपकी एक्सरे लेके आपको बता देंगे कितनी ब्लॉकेज है। तो ये एक आज बहुत अच्छी इलाज का, डायग्नोसिस का सबसे बढ़िया बात हो गई कि भाई आपकी ब्लॉकेज आज के दिन में कितना है, 10 है, 20 है, 50 है, 60 है, ये पता करना चाहिए। हार्ट के मरीज यूजुअली करवाता नहीं है जब तक उसकी तकलीफ नहीं होती, और तकलीफ कब होगा, जब चलने में तकलीफ होने लगे तो समझ जाइए 80% ब्लॉकेज तो हो ही गया। हार्ट का मरीज यूजुअली इतनी नॉलेज नहीं रखता है और पहले से इतना प्रिकॉशन भी नहीं लेता। वो सोचता है भाई बाहर से मैं ठीक हूँ, चल फिर रहा हूँ, तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सिगरेट पी लिया तो क्या बात है, अरे फैट खाते हैं, सभी खाते हैं, हम कर लिए तो कौन सा बात है, अगर मैं स्ट्रेस में हूं तो कोई बात नहीं, या BP थोड़ा बहुत हाई तो सबका रहता है, शुगर मेरा कंट्रोल नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर ये एटीट्यूड रखता है तो उसको पता भी नहीं चलता, अंदर ही अंदर ब्लॉकेज बढ़ती जाती है और वो बिजी रहता है और कामों में। एक दिन जब वो 70-80 क्रॉस कर जाता है तब वो हॉस्पिटल पहुंचता है। अच्छा, हॉस्पिटल कभी ये नहीं बोलता कि आपकी ब्लॉकेज चेक करते हैं, ये CT एंजियोग्राफी, वो बोलते हैं आपके लिए एंजियोग्राफी करना पड़ेगा, और ये है एंजियोग्राफी। इसमें एक तार घुसाई जाती है बॉडी के अंदर और ये तार को धक्का देके पूरे हार्ट तक लेके जाते हैं, पूरे बॉडी को अंदर से स्क्रैच करता रहता है और ये एंजियोग्राफी के बाद ब्लॉकेज पता चल नहीं होता है। 70-80 बिना तो मरीज पहुंचेगा ही नहीं। और जैसे ही ब्लॉकेज पता चल जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट अब एक गड़बड़ करना चालू करते हैं। वो क्या करते हैं, डराते हैं पेशेंट को। क्या डरने का क्या है, अभी तो रिपोर्ट दे दीजिए, हम रिपोर्ट लेके घर चले जाएंगे। बोलता नहीं आप घर नहीं पहुंच पाओगे। क्यों नहीं पहुंच पाएंगे, बोला नहीं आपकी क्रिटिकल कंडीशन है, यू मे डाई। और इस तरह के ऐसे डायलॉग वो लोग बना देते हैं, फियर। एंड जब वो हॉस्पिटल में डॉक्टर पेशेंट पहुंच जाता है, वो एंजियोग्राफी कर लेते हैं, तो एक फियर पैनिक क्रिएट किया जाता है आर्टिफिशियली कॉज्ड बाय द एंजियोग्राफी डॉक्टर्स। और पीपल को नॉलेज नहीं होता, आदमी को। वो कार्डियोलॉजिस्ट कभी कभी हमारे पास कन्फेस करते हैं कि हम क्या करें, हमारे पास टारगेट है। मैं उनको बोलता हूँ आप क्यों ऐसा कर रहे हो, बोला हम भी फंस गए। मैं बोला आप कैसे फंसे, आप तो फंसा रहे हो। बोला नहीं हमारे हॉस्पिटल फंसा के रखा है, वो टारगेट दे के रखा है कि अगर आप इतना ऑपरेशन नहीं करोगे पिछले महीने से ज़्यादा तो फिर आपको हम लोग इंसेंटिव नहीं देंगे, आपको टारगेट्स रीच करना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल की भी क्या गलती है, उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीस लगा के रखी है। वो अब ये ऐसा एक सिस्टम बन चुका है कि कार्डियोलॉजिस्ट भी फंस गए हैं। उनको वो जानते हैं कि हम लोग गलत काम, ये जो डॉक्टर्ड करके किताब हमने लिखा उसमें डॉक्टर बोल रहा है मुझे मालूम है मैं गलत काम कर रहा हूं पर मैं फंस गया हूं, मैं अगर आज छोड़ दूंगा ये काम तो मेरे घर वालों को कौन पालेगा। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई है कि आज कार्डियोलॉजिस्ट फंस गए हैं इस चीज में कि भाई उनको कैसे भी ऑपरेशन करना पड़ेगा, जबकि उनको मालूम है कि आदमी लाइफस्टाइल चेंज करे तो काफी इंप्रूवमेंट कर सकता है, एंड दिस इज द करेक्ट ट्रीटमेंट। इस तरह के डायलॉग यूज करते हैं। आप एटम बम लेके चल रहे हैं, बम टाइम बम पे बैठे हैं, कभी भी फट सकता है। आप एक रूम में बैठे हो जहाँ पे कोई बल्ब नहीं है और अंधेरे में एक कोबरा अंदर है, कभी भी आपको काट सकता है। आपका टायर पंक्चर हो गया, आपका ब्रेक फेल हो गया, क्या करोगे बोलो। आपका गुड न्यूज़ है कि आप हॉस्पिटल में आ गए हो, बैड न्यूज़ है कि आपकी कंडीशन बहुत ख़राब है। तो इस तरह के एक ऐसा डायलॉग देते हैं कि मरीज डोंट गो होम, अभी का भी एडमिट कर जाइए, आप अगर ऑपरेशन नहीं करूँगा तो आप घर भी नहीं पहुँचेंगे, उससे पहले ही मर जाएंगे। इस तरह की एक डायलॉग हमने अपनी किताब में लिख के रखी है। अगर कार्डियोलॉजिस्ट ये सब डायलॉग दे रहा है आपको तो ये मान के चलिए वो डराने की कोशिश कर रहा है। और वो घर वाले, पेशेंट नहीं डरता तो घर वालों को डराते हैं, घर वालों को बोलते देख लो भाई बहुत क्रिटिकल है, क्या है,
पेशेंट का घर वाला बोलता है सर अगर कोलेस्ट्रॉल कम करना है, स्मोकिंग बंद करना, हम तैयार। नहीं, उतना टाइम नहीं है अभी, खाली येस और नो में बताओ, 2 मिनट का काम है। एक मरीज बोला सर मेरे को भी 2 मिनट बोला था, पर मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोले ठीक है फिर कोई बात नहीं, महीने भर बाद आ जाना, अभी पैसे लेके आना, पर अभी थोड़ा टाइम दे देते हैं। मतलब क्या, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो टाइम है, और पैसे है तो आज का आज ही करना पड़ेगा। नाउ दिस इज हाउ द स्टेट ऑफ अफेयर्स आर। मैं जानता हूं बोलने में खराब लगता है, बट इट इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग। मेरे एक पेशेंट रिपोर्ट करते हैं कि सर ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा ही मुझे भी बोला था और मैं करूंगा क्या, मेरे पास पैसे थे नहीं। ऐसे भी लोग होते, बोलते पैसे थे नहीं, मैं क्या करता, मैं बहुत दुखी होकर निकल के आया, उन्होंने बहुत डराया, मैं बोला सर मेरे पास पैसा नहीं है। तब फिर बोले ठीक है पैसे इकट्ठा करके आ जाना, तब कर देंगे ऑपरेशन। मतलब ये एक प्रोसेस ऐसा बन गया है कि भाई आपको डराया जा रहा है। अब करते हैं क्या है, चलिए डराने वाली बात भूल जाते हैं। अब सोचते हैं बाईपास सर्जरी को क्या प्रॉब्लम, क्या है बाईपास का, इसका मतलब क्या है। एक स्लाइड देखिए आप, मतलब क्या है। ये एक हार्ट की ट्यूब है जिसमें ये ब्लॉकेज है, ये देखिए ये हार्ट की ट्यूब है, इसमें एक ब्लॉकेज है। आपने बाईपास सर्जरी किया मतलब क्या, एक नई ट्यूब लगा दी। और ये नई ट्यूब लाएंगे कहां से, ये देखिए इधर दिखा रहा है, यहाँ पे ब्लॉकेज है, इसके जगह एक नई ट्यूब लगा दी। यहाँ पे एक ब्लॉकेज है, इसके जगह नई ट्यूब। ये 2 ब्लू कलर का ट्यूब है, एक रेड कलर की ये नई ट्यूब है। ये सब ये बाईपास सर्जरी करेगी। पर ये क्या इतना ईजी है जो बाईपास हो गया? ईजी नहीं है। देखिए कैसे किया जाता है। 2 जगह कटिंग होगा, एक जगह पैर में काट लिया या छाती में काट लिया, वहां से ट्यूब निकाला गया। अब हार्ट को कैसे काटेंगे? देखिए पेट को काटना बहुत इजी है, पैर को काटना इजी है, हार्ट को काटेंगे तो पहले हड्डी काटना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रिक शॉ लेके पूरे चेस्ट को, हड्डी को काटा जाता है, फिर उसमें एक जैक लगा के इसको खोला जाता है। अब हार्ट चल रहा है और चलते हार्ट में ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो उसको रोकना पड़ता है, उसको स्लो डाउन करना पड़ता है। तो आदमी को बॉडी कैसे, को ब्लड कैसे मिलेगा? तो वो उस वक्त एक मशीन से 5 बॉटल 4 बॉटल ब्लड डाल के मशीन से पूरी बॉडी को चलवाया जाता है और इस दौरान में ऑपरेशन किया जाता है। तो इट्स नॉट अ स्मॉल सर्जरी। पूरे कोई भी सर्जरी हो बोलता है हार्ट से क्लियरेंस लाओ, और हार्ट का ही सर्जरी हो तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? तो एक समझ लीजिए कोई छोटा मोटा सर्जरी नहीं है। कार्डियोलॉजिस्ट डरा डरू के ऐसा कर देते हैं कि आपको ऑपरेशन कराना छोड़ के कोई उपाय नहीं है, आदमी हार मान जाता है। पर ये इतनी बड़ी सर्जरी करने के लिए डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट होता है, पर हॉस्पिटल प्रेशर देके करवा लेता है। तो मेरे को ये नहीं चाहिए। और ये जो सर्जरी है इसको मैं बोलता हूँ ये बीमारी को तो क्योर ही नहीं किया, ये तो खाली पेन को खत्म करने की बात हो गई। ब्लड जाने ही रहा, एक नई ट्यूब लगा दी, ब्लड जाने लग गया, पर जो ब्लॉकेज है वो वहीं के वहीं रह गए। और हॉस्पिटल क्लेम करता है बाईपास सर्जरी का बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब तो इतने रिसर्च आ गए जो बोल रहा है रिसर्च इसका क्लेम ठीक नहीं है। ये देखा जाता है कि अगर हम बाईपास सर्जरी करते हैं तो ये देखा जाता है 2 वीक के अंदर करीब 10% ग्राफ्ट बंद हो जाते हैं। करीब 20% लोगों का 1 साल के अंदर ब्लॉक हो जाता है, और 4-5 साल में 50% लोग वापस आ जाते हैं, और 7 साल में तो 80% वापस आ जाते हैं। ये एक एवरेज हम लोग मान के चलते हैं। 5 साल एक बाईपास सर्जरी चलने के चांसेस है अगर आप ध्यान दिए तो। आदमी बोलता नहीं अच्छा ध्यान दिया, तो मैं बोला फिर 10 साल भी निकलेगा। मैं बोला अगर 10 साल वाला ध्यान देना चाहते हो तो आप ऐसा करो, अभी से फॉलो कर लो, तो बाईपास की जरूरत ही नहीं है। अगर आप ध्यान ही देना चाहते हो तो अभी दे दो। तो ये बाईपास और कॉम्प्लिकेशंस बाईपास के भरे में, अगर मैं कॉम्प्लिकेशंस की अगर लिस्ट दूं तो डेथ सबसे बड़ा। ड्यूरिंग सर्जरी 5% तो डेथ के चांसेस हैं, और कुछ जगह में कोई सर्जन के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ जगह 25% तक डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्ट अटैक होता है, पल्मोनरी इडीमा होता है, कार्डियोजेनिक शॉक होती है, सेप्टिक शॉक होती है, ब्रेन को डैमेज होता है, चेस्ट पेन होता है क्योंकि नर्व्स कट जाते हैं। जिंदगी भर चेस्ट पेन रहता है। आदमी बोलता था मेरे को दर्द रहे, मैं बोला नर्व की दर्द है। बोला कैसे हुआ? बोला ट्यूब को, नर्व को काटा था वो जुड़ा नहीं है। कभी कभी चेस्ट में हर वक्त पेन ही रहता है। बोलते भाई क्यों? बोला नहीं वो ट्यूब चेस्ट से काट के, एक मेमोरी आर्टरी होता है उसको काट लिया, अब वो जिंदगी भर यहाँ पे पेन रहता है। आदमी जाता है डॉक्टर बोलते नहीं वो पेन रहेगा, आपका ऑपरेशन का साइड इफेक्ट है। लंग इन्फेक्शन है, एरिथमिया, हार्ट की स्पीड बढ़ जाती है, उस वक्त जान जा सकती है। किडनी डैमेज होता है, ब्लीडिंग चालू हो जाता है, इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग होकर आदमी मारा जाता है। रीब्लॉकेज तो है ही है। तो मैं इस बाईपास सर्जरी के खिलाफ क्यों हूं वो मैं आपको बता रहा था कि आपको ये ऑपरेशन मैं नहीं रिकमेंड करता। बहुत रेयर केस में, साल में 1 आध केस अलग बात है, अदरवाइज मैं लोगों को बोलता हूं आप अपने को फॉलो कर लो आप, और आपको ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं एंजियोप्लास्टी का क्या चक्कर है। एंजियोप्लास्टी जो है ये बाईपास सर्जरी डेवलप हुई थी करीब 1965 से 70 के बीच में। पहले बहुत खराब सा और सर्जरी होता था, फिर 1970s में 70 to 80s के अंदर काफ़ी
सारे नंबर्स बाईपास सर्जरी का अमेरिका में यूरोप में होने लग गई थी। उस वक्त ही आई एंजियोप्लास्टी। उन्होंने बोला भाई इतनी बड़ी सर्जरी की क्या जरूरत है, हम तार घुसा के अंदर से प्लम्बिंग कर देंगे। तो भाई करके दिखाइए आप। और उन्होंने क्या किया कि ये तार जो अंदर घुसाया था कैथेटर को, इस कैथेटर को पूरा धक्का देके ब्लॉकेज के अंदर से पास कर दिया। और कैथेटर के ऊपर एक बैलून होता है, ये बैलून का साइज ऐसा होता है, जैसे ही बैलून यहाँ पे आ गई, अब बाहर से एक सिरिंज में पानी लेते हैं और इसको फुला देते हैं। एंजियोग्राफी के वक्त तार अंदर थी, उसी तार को बाहर किया, पेशेंट से जाके बात कर लिया कि भाई हाँ आप इतने 2 लाख रुपए दोगे तो अभी खोल दूंगा। बोला हाँ खोल दीजिए। उन्होंने क्या किया, इस तार को आगे किया और इसमें बैलून को फुला दिया, और जैसे ही फुल गई ब्लॉकेज साइड में दब गई। आपको दिख रहा है ये देखिए, जैसे ही बैलून फूलेगा ये जो येलो कलर का इधर दब गई, इधर दब गई, और जैसे ही बैलून फूल गया ये 100% ब्लॉकेज हो गया। इसको वहां रख नहीं सकते, तो क्या करते हैं, इमीडिएटली बैलून से वापस पानी निकाल लेते। जैसे ही पानी निकाल लिया ब्लॉकेज वापस, बैलून चिपक गई, तार को निकाल लिया। आपको समझ आ रहा है, एक बैलून फुलाने का 1-1 लाख रुपया 2-2 लाख रुपया ले लेते थे। मेरे पास एक ऐसा मरीज आया, बोला डॉक्टर साहब, मेरे जो डॉक्टर था वो जान पहचान वाला था, उन्होंने बोला मैंने एंजियोग्राफी में बैलूनिंग कर दिया, आप हॉस्पिटल को बताना मत, मैंने आपका एहसान कर दिया, आपको पैसा नहीं लगेगा क्योंकि मैंने एंजियोग्राफी की चार्ज की है, बैलूनिंग तो हमने फ्रीली कर दिया। मतलब ये बैलूनिंग एक ऐसा चीज है, लाखों रुपए जो चार्ज होता है वो फ्री हो सकता है। बट नेवरदलेस हॉस्पिटल को पैसे चाहिए, उन्होंने किया, पर एक मेजर प्रॉब्लम आ गई। जैसे ये बैलून निकल जाएगी वैसे ही ये ब्लॉकेज वापस आने लग गया। इन्होंने पहले तो सबको यही बुलाया, नहीं नहीं ये कभी नहीं होता, ये एक बार करा लिया जिंदगी भर चलेगी। जब इन्होंने देखा 6-7 महीने में, 1 साल में सारे मरीज वापस आ रहे हैं, तब इन्होंने इसको चेंज किया। बोला नहीं इसमें एक स्टेंट लगाना पड़ेगा। वो स्टेंट क्या चीज है ये देखिए, ये यहाँ पे स्टेंट लगाना पड़ेगा। ये एक ट्यूब है जिसमें येलो कलर की ब्लॉकेज है, और इसके अंदर हमने एक बैलून डाला ब्लैक कलर का, बैलून को फुला दिया। अब ब्लॉकेज दोनों साइड में आ गई। अब जब बैलून को निकाल लेंगे तो ब्लॉकेज वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे एक स्प्रिंग लगाना चालू किया, और ये स्प्रिंग का एक मेजर प्रॉब्लम हो गई। ऐसा स्प्रिंग आपने कभी देखा है? बॉल पेन के अंदर देखिएगा छोटी सी एक स्प्रिंग है। अच्छा, ऐसा एक स्प्रिंग का कॉस्ट क्या रखना चाहिए आप सोच सकते हैं? ये कितने भी अच्छे क्वालिटी का बना लीजिए, प्लेटिनम से बना लीजिए, गोल्ड से बना लीजिए, ये कोई 2-4 हजार 5 हजार से ज्यादा इसकी रेंज नहीं आ सकती। इनफैक्ट 1 हजार में जो स्टेंट बनती है मोस्टली 1 हजार 1.5 हजार तक बन जाती है, और इसका कॉस्ट रखा गया 2 लाख रुपए तक। आप समझ रहे हैं, 2 लाख रुपीज, 1 हजार का चीज को 2 लाख में। और इसके लिए कार्डियोलॉजिस्ट को बहुत डराना होता था 2 लाख खर्चा करवाने के लिए, और जिसके 2-3 स्टेंट लगा दिए तो 7-8 लाख की बिल बनवा दिए। तो ये एक स्टेंट लगने लगा पहले। अच्छा, स्टेंट की एक मेजर प्रॉब्लम आ गई कि ये फेल होने लगा, तब इन्होंने स्टेंट को बदल दिया। बोला नहीं ये ड्रग कोटेड स्टेंट को एक दवाई में डाल के निकाल लिया, अभी वो दवाई की कोटिंग हो गई, अब ये स्टेंट के दाम और बढ़ा दिया उन्होंने। और उसके बाद पता चला ये भी खराब है, तो फिर थोड़े दिन बाद इन्होंने बोला नहीं फॉरेन बॉडी है इसलिए खराब है, इसमें बायोडिग्रेडेबल स्टेंट लगाएंगे। वो भी खराब होने लगा, तो बोला नहीं उसके जगह 1st जनरेशन है, 2nd जनरेशन है, 3rd जनरेशन है। तो अल्टीमेटली कहीं भी रोकना तो पड़ेगा ही। एंजियोप्लास्टी के अब ऊपर रिसर्च आ रहा है कि इसके कॉम्प्लिकेशन अनेक है, और इसके जो रिजल्ट्स है वो दवाई और लाइफस्टाइल से भी कम है। तो ये मैं रिसर्च आपको दिखाना चाहूंगा। पहले देखते हैं एंजियोप्लास्टी के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है। देखिए इतने सारे कॉम्प्लिकेशन है। डेथ ऑन द टेबल बहुत कॉमन बात है, हार्ट अटैक, स्क्रैचिंग इनसाइड द बॉडी, पूरे अंदर से डैमेज किया जाता है, ब्लीडिंग, पंक्चर साइड से ब्लीडिंग हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, लेग पेन आती है, एम्पुटेशन तक हो जाती है। एक्सरे एक्सपोजर, करीब करीब एक एंजियोप्लास्टी में करीब करीब 150 से 200 एक्सरे का एक्सपोजर होता है। इससे कैंसर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। हार्ट की स्पीड बहुत बढ़ जाती है, किडनी में डैमेज हो सकता है, ट्यूब फट सकते हैं, और रीब्लॉकेज, एक तो उसी वक्त ही रीब्लॉकेज, एक आध वीक के अंदर रीब्लॉकेज, एक कुछ सालों में, महीने में रीब्लॉकेज, और लाइफ लॉन्ग दवाई भी चलती रहेगी, ब्लड पतला करने का और दवाइयां। तो मैं इसके खिलाफ हूं। एक आदमी और इसके खिलाफ था, और उन्होंने इंडिया में बहुत जबरदस्त काम किया, और उनका क्या काम है मालूम है? उनका नाम है वीरेंद्र सांगवान। ये सांगवान जी की बात मैं आपसे करना चाहता हूं। ये सांगवान जी की जो बात करना चाहता हूं वो आपको समझना पड़ेगा। ही इज अ लॉयर, एडवोकेट है। इन्होंने क्या काम किया, एक बहुत बड़ा काम किया। इन्होंने इनके कोई ऐसी एक्सपीरियंस हुई कार्डियोलॉजिस्ट के साथ कि उनको ये लगा कि ये लोग जो स्टेंट बेच रहे हैं ये बहुत ज़्यादा महंगा है, और इतना महंगा नहीं होना चाहिए। उन्होंने क्या किया, राइट टू इंफॉर्मेशन, आपने नाम सुना है? राइट टू इंफॉर्मेशन में अप्लाई किया
कि ये जो स्टेंट इंपोर्ट होती है, इंडिया में 70-80% स्टेंट बाहर से इंपोर्ट होती है, तो उसमें कॉस्ट कुछ भी रख सकता था लोग। तो उन्होंने इंपोर्ट करने वाले लोग के दिए कि भाई इसका कितने का इसका कॉस्ट है, इंपोर्ट में कितनी की ड्यूटी दी जाती है। तो उन्होंने दिखाया कि 5 से 10 हज़ार इसकी कॉस्ट है और उसकी उस हिसाब से ड्यूटी होता है। उन्होंने एक काम किया, पहले तो अप्लाई सरकार को किया, पर सरकार से सुनाई कैसे होता है आपको मालूम है इंडिया में। अल्टीमेटली उन्होंने एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किया दिल्ली हाई कोर्ट में कि ये स्टेंट लगाई जा रही है बाहर से इंपोर्ट करके, फिर इसमें MRP नहीं लिखा हुआ, मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखवा दीजिए। सरकार ने, कोर्ट ने बोला एकदम ठीक बात है, अगर MRP नहीं लिख रहा तो लिखना चाहिए, इंडिया में तो रूल है सबके MRP लिखी जाएगी। उन्होंने जब सरकार को बोला कि ये देखो ये इन्होंने सांगवान जी ने दिया है 10,000 में आती है और इसका MRP आप फाइनल करो, सरकार ने इस बात को देखा कि हाँ रियल में 10,000 की चीज लाखों में बेचा जा रहा है, 20,000 का चीज 2 लाख में बेचा जा रहा है। तब उन्होंने गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, और वो डिसीजन मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ इस वक्त, वो डिसीजन आपको देखना पड़ेगा। और ये काफी अच्छी बात हुई, ये जो डिसीजन हुआ, उसको चालू तो करो। जाएंगे तो डॉक्टर बताएगा भाई हार्ट की बीमारी, अब आपको तो पता नहीं चलता है, दिखता तो नहीं है, अंदर डर लगता है हार्ट यार कुछ होगा तो डॉक्टर कहेगा स्टेंट रखना पड़ेगा। तो कहता भाई चलो, फिर कहता है देखो 2 स्टेंट है, ये रखोगे तो 2 लाख का होगा, ये रखोगे तो 1 लाख का होगा। तो वो सोचता है 2 वाला क्यों और 1 वाला क्यों। तो कहता है 2 वाला लिया तो जीवन तक चलता है, 1 वाला लिया तो 4-6 साल के बाद नया। तो फिर वो कहता है यार फिर यही लगवा लो 2 वाला। तो बेचारा कर्ज से पैसा ले आता है। मैंने जरा पूछा, मैंने कहा यार ये क्या चीज है 2-2 लाख रुपए की। मैंने नेगोशिएशन शुरू किए और आप हैरान होंगे, करीब करीब 60 से 80% कीमत कम हो गई। जो 1.5 लाख 2 लाख होता था वो आज 20,000 25,000 में हो रहा है। गरीब की सेवा उसी। आपने सुना, मैं बधाई देना चाहूंगा मोदी जी को कि उन्होंने अल्टीमेटली एक ऐसी डिसीजन ली जिससे स्टेंट के दाम 85% कम हो गई। इंडिया में ये स्टेंट आज 30,000 हाईएस्ट कॉस्ट रखा गया, 30,000 रुपीज, और जबकि इसका कॉस्ट था 2-2 लाख रुपया। 2 लाख का 30,000 आ जाए तो आपको मालूम है 85% इसकी कॉस्ट कम हो गई। और इसके लिए मैं मोदी जी को बधाई दूंगा, और बधाई दूंगा वीरेंद्र सांगवान जी को। इनकी आप एक बार पिक्चर फिर से देखिए, ये वीरेंद्र सांगवान, हु इज सांगवान, द मैन बिहाइंड 85% कट इन द स्टेंट प्राइस। और ये इसकी वो है कि ये जो बेस्ट यूज स्टेंट थे वो 2-2 लाख में बेचे जाते थे। 2015 में 5 लाख स्टेंट लगे थे, और ये 5 लाख स्टेंट के दाम अगर मैं 1-1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिया है, इन्होंने मान लेते हैं, या 2-2 लाख भी लिया है, तो ये करीब 5 से 8 हजार करोड़ एक साल में इन्होंने हार्ट के पेशेंट से जबरदस्ती लिया है। एक बहुत बड़ा स्कैम है। आप समझ लीजिए कि एक 5,000 से 8,000 करोड़ हार्ट के सारे हॉस्पिटल मिल के पेशेंट को डरा के 10,000 की चीज को लाख रुपए में बेच के, या 20,000 के 2 लाख में बेच के इन्होंने इतना पैसा कमाया। तो ये एक हर आदमी के अब नॉलेज में आ गई है कि आज ये बात हुआ, और जो चीज 1,000 रुपए की बनती है उसका इतना। ये वीरेंद्र सांगवान जी ने जो डेट्स मैं आपको देना चाहता हूं, ये चीफ जस्टिस थी जी रोहिणी, और इन्होंने ऑर्डर पास किया इन्होंने दिसंबर में ऑर्डर पास किया कि गवर्नमेंट को ये दिया गया कि 1 मार्च तक आप फाइनल करो क्या कॉस्ट होगा, और गवर्नमेंट ने 13 फरवरी 2017 में स्टेंट के कॉस्ट इंडिया में 85% कम कर दिया है। तो एक बात ये समझ लीजिए, ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ, एक बहुत बड़ा, मिलियंस ऑफ इंडियंस शुड थैंक द लॉयर फॉर हिज वर्क। तो ये बात को याद रखिएगा, एक आदमी इतनी बड़ी हार्ट के हॉस्पिटल को धक्का लगवा सकता है, आप सोच सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। करना क्या चाहिए, ये बात मैं जानता हूं बोलने में अच्छा नहीं लगता, बट दिस इज अ फैक्ट। पीपल को मालूम है कि अल्टीमेटली जस्टिस तो होना ही था। मैं जानता हूं, आदमी बोलता है चलिए छोड़िए, जो भी हो गया वो हो गया, अब आगे करना क्या चाहिए ये बताइए। तो मैं चाहता हूं 4 चीज करना। एक तो रिवर्सल करना होगा, लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा। दूसरा, दवाइयाँ चलेगी, दवाई और लाइफस्टाइल ये जिंदगी भर फॉलो करना पड़ेगा।
उसके साथ आपको हम और करवाते हैं, हम लोग बोलते हैं नेचुरल बाईपास करा लो। आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि आपके हार्ट में हजारों नई ट्यूब और एक्स्ट्रा है, उनको खुलवाते हैं, और उसके संग डिटॉक्सिफिकेशन होती है जिससे ब्लॉकेज कम भी होती है। एक ईडीटीए करके डिटॉक्सिफाइंग एजेंट सरकार के अप्रूवल के साथ चलती है, और ये ईडीटीए हमारे बॉडी के जो अनवांटेड आइटम्स है उसको निकालने के लिए यूज होता है। देखा गया ईडीटीए लेने के बाद हार्ट के पेशेंट काफी इंप्रूव कर रहे हैं। कल मेरी इस ईडीटीए के ऊपर भी लेक्चर रहेगा, कैसे करके हम लोग डिटॉक्सिफाई करें बॉडी को कि उनकी ब्लॉकेज को भी कुछ फायदा मिल जाए, और इनके रिजल्ट्स क्या रहे, इनके ऊपर कितनी आज के दिन में इसका रिजल्ट आ रहा है। तो मैं बोलता हूँ लाइफस्टाइल और दवाई ये तो चलेगा ही चलेगा, नेचुरल बाईपास सर्जरी करना ही है। और इसके साथ आपके पास अगर चॉइस मिले कि अगर और ब्लॉकेज कम हो सकता है, मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे हमारे हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स हैं जिनके ब्लॉकेज 40-50% तक कम हो गई है। तो मैं जानता हूं ये ट्रीटमेंट काफी अच्छा है। अब आदमी बोलता है सर रिवर्सल की प्रूफ क्या है, तो मैं आपको रिवर्सल की प्रूफ देना चाहता हूं। ये है डॉक्टर डीन ऑर्निश, इनके बारे में आपको समझाऊं। इन्होंने पहला ट्रायल दिखाया 1990 में, लाइफस्टाइल हार्ट ट्रायल, लैंसेट में पब्लिश हुई जुलाई 21 में, और पहली बार कोई ने ये दिखा के दिया कि खान पीन, रहन सहन, लाइफस्टाइल चेंज से ब्लॉकेज को रिवर्स किया जा सकता है। और डीन ऑर्निश वहीं पे नहीं रुके, उन्होंने उसके बाद बड़े बड़े जर्नल में उनके सारे रिसर्च, 5 साल वाली रिसर्च, अमेरिकन जामा, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, और फिर लैंसेट और अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी और न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, एक एक बड़े से बड़े जर्नल में उन्होंने निकाला उनके रिसर्च का रिजल्ट्स, और वो लोग ने माना कि अब रिवर्सल संभव है, रिवर्सल पॉसिबल है। तो रिवर्सल पॉसिबल है, उन्होंने लिखा के दिया। उन्होंने दिखाया कि ब्लॉकेज अगर 1 साल में 2% भी कम हो जाता है तो हार्ट अटैक की रिस्क काफ़ी कम हो जाती है। तो ये मैं हार्ट के पेशेंट को हर वक्त समझाता हूँ कि अगर आप प्रूफ चाहते हो रिवर्सल का, इट इज़ ऑलरेडी देयर। और मैं आपको प्रूफ की बात नहीं, आज पूरे वर्ल्ड भर में बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उन्होंने इसके ऊपर किताब लिखा है। मैं कम से कम 7-8 किताब दिखाना चाहता हूँ। ये मेरे लाइब्रेरी का किताब है, ये डॉक्टर डीन ऑर्निश's प्रोग्राम फॉर रिवर्सिंग हार्ट डिजीज, द ओनली सिस्टम साइंटिफिकली प्रूवन टू रिवर्स हार्ट डिजीज विदाउट ड्रग्स एंड सर्जरी। इन्होंने, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का बेस्ट सेलर बुक रहा बहुत साल तक, और ये किताब आज कोई के भी लाइब्रेरी में होनी चाहिए भी। इन्होंने ये दिखा के दिया ब्लॉकेज को रिवर्स किया कैसे जा सकता है। मैंने डीन ऑर्निश से ट्रेनिंग ली, और ये मेरी किताबें हैं। मेरी जो किताब, मेन किताब है रिवर्सिंग हार्ट डिजीज इन 5 इजी स्टेप्स, और ये किताब इतनी पॉपुलर हुई कि ये हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मराठी और मलयालम 10 लैंग्वेज में पब्लिश हो चुका है ये किताब। और ये किताब आजकल काफ़ी पॉपुलर है इंडिया भर में। ये दीपक चोपड़ा, आपको मालूम है, स्पिरिचुअल गुरु, उनकी किताब है ऑन रिवर्सिंग कोरोनरी हार्ट डिजीज। ये और किताब है हाउ टू प्रिवेंट एंड इवन रिवर्स हार्ट डिजीज विदाउट ड्रग्स एंड सर्जरी। ये किताब है एक पेशेंट का जिन्होंने अपने आप को रिवर्स किया, उन्होंने एक किताब लिख डाली इसके ऊपर। एक ये किताब है अमेजिंग वे टू रिवर्स हार्ट डिजीज नेचुरली। तो ये आजकल चारों तरफ इसकी चल रही है बाढ़ कि भाई कैसे भी हो रिवर्सल संभव है, और आज दिख रहा है लाखों लाखों लोग कर रहे हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। और अगर लाइफस्टाइल इतनी बढ़िया है तो इसका और प्रूफ आने लग गई है। देखिए इतने सारे किताबें। एक और स्टडी आई, इंटर हार्ट स्टडी, इन्होंने 30,000 मरीज को स्टडी किया, 15,000 जिनको हार्ट अटैक हुआ, 15 को नहीं हुआ, और 52 कंट्रीज में किया। और उन्होंने ये दिखाया कि अगर लाइफस्टाइल को ठीक रखा जाए, 8 रीजन को ठीक रखा जाए, तो एक भी केस के ऑपरेशन करने के चांस नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने दिखाया कि 90 to 95% हार्ट अटैक्स रुक जाते हैं, जबकि हम लोग उसके साथ उनकी और बहुत सारी चीजें देते हैं। हम लोग ब्लड पतला करने की दवाई भी देते हैं हार्ट के पेशेंट को, उनको दवाइयों का भी प्रोटेक्शन देते हैं, उनके लाइफस्टाइल को पूरा बदलते हैं, 0 ऑयल का खाना देते हैं। तो हमारी रिजल्ट्स करीब 98 से 99% की होती है। तो ये मैंने देखा है कि आज के दिन में ये प्रूवन हो चुका है कि रिवर्स किया जा सकता है। एक और ट्रायल के बारे में बताऊं, इसमें ये करेज ट्रायल है। इसमें इन्होंने क्या किया मालूम है, इन्होंने 2200 इतने पेशेंट लिए, बोर्डेन करके थे उन्होंने, और ये ट्रायल में इन्होंने क्या किया, इनके आधे लोगों को एंजियोप्लास्टी कराया, आधे लोगों को खाली मेडिकल थेरेपी और खाना पीना चेंज करवाया, और उन्होंने दिखाया 4.5 साल बाद कि दोनों के रिजल्ट सेम है, और 15 साल बाद भी दिखाया दोनों का रिजल्ट सेम है। मतलब अगर आप दवाइयां ठीक से लेते हो और खाना पीना ठीक रखते हो तो ऑपरेशन एंजियोप्लास्टी की कोई जरूरत नहीं है। ये 2007 की
जो ट्रायल इन्होंने आंखें खोल दिए लोगों के, पूरे मेडिकल कम्युनिटी को मानना पड़ा कि हाँ ये संभव है। और यहाँ पे रुका नहीं, और ऐसे बहुत सारे ट्रायल आई है, एवर्ट, बारी-2 और ACME, फेम, कोहॉर्ट स्टडीज और कुछ मेटा एनालिसिस भी है जिन्होंने दिखाया कि ये सारे ऑपरेशंस की जरूरत नहीं है। एक ऑर्बिटर ट्रायल है, इन्होंने क्या किया मालूम है, 200 लोगों को लिया और सबकी एंजियोग्राफी की, और आधे लोगों की तो एंजियोप्लास्टी कर दी, आधे का तार घुसा के इधर उधर करके वापस निकाल लिया, बोला आपका एंजियोप्लास्टी हो गई, और दोनों के रिजल्ट सेम रहे। मतलब अगर एंजियोप्लास्टी नहीं किया, सिर्फ ये बोल दिया आपकी हो गई एंजियोप्लास्टी, इतना भी बहुत है। इन्होंने बोला कि एक प्लेसिबो इफेक्ट है, एंजियोप्लास्टी का बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं है। और ये ऑर्बिटर ट्रायल के बाद एक और ट्रायल ने आज कार्डियोलॉजिस्ट लोग को हिला के रख दिया, ये बाईपास सर्जन एंजियोप्लास्टी वालों का, और ये इश्कीमिया ट्रायल 2019 नवंबर में ट्रायल आई है। और इन्होंने कोई 5100 पेशेंट लिया 37 कंट्रीज में, उसमें इंडिया के भी लोग थे रहे, इंडिया के भी कुछ सेंटर्स हैं, और इन्होंने इसके लिए US गवर्नमेंट से $700 मिलियन का ग्रांट मिला था इस स्टडी को कंडक्ट करने। इन्होंने सबकी एंजियोग्राफी कराई, आधे लोगों को एंजियोप्लास्टी बाईपास के लिए भेज दी, आधे लोगों को दवाई और लाइफस्टाइल में रखा, और 3.3 साल, 3.5 साल बाद इन्होंने चेक करके दिखाया कि दोनों के रिजल्ट सेम है। अगर सेम है तो फिर ऑपरेशन क्यों करवाएं? तो ये जो ट्रायल आई है, इसकी अगर मैं आपको न्यूज़पेपर कवरेज बताऊं तो इंडिया की कोई भी बड़ी न्यूज़पेपर नहीं है जिसके इसके रिपोर्टिंग नहीं आई। वर्ल्ड भर में न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और रॉयटर्स और CNN, हर कोई ने इसको कवर किया कि अब ऑपरेशन को जबरदस्ती किया जा रहा है, जरूरत ही नहीं है स्टेंट का। और ये एक बहुत बड़ी बात है। आदमी बोलता है सर अगर स्टेंट ना करें, बाईपास नहीं सर्जरी करें, कुछ तो और हो सकता है क्या? तो हम लोग बोलते हैं फास्ट ट्रैक ट्रीटमेंट में लाइफस्टाइल तो करो ही करो, दवाई भी लो, उसके संग ECP और डिटॉक्स भी हम करवाते हैं। ECP क्या है आपको मैं बताना चाहता हूं। इसमें एक मशीन से लेटा के 1-1 घंटे का ट्रीटमेंट होता है, 35 से 40 घंटे का। ये मशीन आपको दिख रहा है, इससे हम लोग क्या करते हैं, हार्ट में हजारों नई ट्यूब खोल देते हैं। बाईपास सर्जरी में बॉडी को काट के नई ट्यूब लगाते हैं, नेचुरल बाईपास में काटने की जरूरत ही नहीं है। ये मशीन से हार्ट में हजारों नई ट्यूब बन जाती है। और ये एक स्लाइड है जिसमें हम दिखा रहे हैं कि दोनों की ट्रीटमेंट कंपेरेबल है। ये जो ECP है और ये एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी, तीनों को अगर कंपेयर किया जाए, 5 साल डाउन इन्होंने 2 ट्रायल को एक साथ किया। जो ECP ट्रायल है 2000 का और बारी ट्रायल 1996 का। इन्होंने दिखाया दोनों के रिजल्ट सेम है, हार्ट अटैक का भी सेम है, डेथ का भी सेम है। तो फिर हम क्यों ऑपरेशन करवा लेंगे, हम ECP करवाएं। तो ये ECP का अगर बाईपास सर्जरी से कंपैरिजन करेंगे तो ECP कई हद तक बेहतर है, बॉडी को बिना काटे कम पैसा खर्चा करे अगर हम इतना कुछ ला सकते हैं। तो नेवरदिलेस मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई है। अब मैं जानता हूं ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, इसमें कोई डाउट हम नहीं रखते। हम बोलते हैं ऑपरेशन, आदमी मुझे पूछता है डॉक्टर साहब, चलो पहला क्वेश्चन आपको पूछते हैं, आप इतना अगेंस्ट में बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी, उसके रीजंस भी आप इतना दे रहे हो, इतने किताबें निकल चुकी, इतने रिसर्च हो चुका, तो ये ऑपरेशन हो क्यों रहा है? ये ऑपरेशन होने का जो मेजर कारण है वो है हॉस्पिटल सिस्टम। इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है जहां पे मरीज पहुंचते ही है और वो लोग फिर ऑपरेशन के लिए बाध्य कर देते हैं। उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया कि आदमी एक बार आने के बाद जा नहीं सके, और ये इंडिया में चल रहा है। और मेरे को कोई पूछे सर आप आगे क्या चाहते हैं, मैं चाहता हूं ये बाईपास एंजियोप्लास्टी अगर एक आदमी को लाइफस्टाइल पूरा फॉलो करवा के उनको रिजल्ट नहीं आए तभी इनको अलाउ करना चाहिए, अदरवाइज बैन कर देना चाहिए। बस एक केस में मैं बैन करने मना करता हूं, जबकि एक आदमी को हार्ट अटैक हो चुका है या उसके 1-2 घंटे बाद अगर वो उस वक्त एंजियोप्लास्टी करे, जिसको बोलते हैं प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, तो फिर भी अलाउ करना चाहिए। और बाईपास सर्जरी तो एकदम ही नहीं अलाउ होना चाहिए। और ये जो एंजियोप्लास्टी है वो भी अगर हार्ट अटैक के 4-5 दिन बाद किया जाए तो उसका कोई फायदा नहीं है, और पहले तो करना ही नहीं चाहिए। जो स्टेबल पेशेंट है, जो घूम फिर सक रहा है 2-4-5-10 कदम, तो उनको ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। ऐसे केस हो जहां पे आदमी एकदम ही फॉलो नहीं करना चाहता है तो फिर अलग बात है, बट अदरवाइज मैं समझता हूं, मेरे को कोई पूछे सर क्या रूल चाहते हो, मैं चाहता हूं पहले 1 साल आदमी को ऐसे इसको फॉलो करवाओ, अगर उनमें से फेल होता है तो फिर ऑपरेशन के लिए ले लेना। आपको मैं बताऊं 3 कंट्री की बात मैं और करना चाहता हूं, कनाडा और UK। अमेरिका इज अ फ्री सिस्टम, इंडिया इज अ फ्री सिस्टम, कार्डियोलॉजी चाहे जैसा मर्जी डरा धमका के करवा ले, पर कनाडा और यूनाइटेड किंगडम में ये नहीं है।
वहाँ ये सारा सरकारी बोझ है। अगर कोई ऑपरेशन करता है तो सरकार को उसका पेमेंट करना पड़ेगा। वहाँ पे नेशनल सर्विसेज है कि भाई ऑपरेशन आप चाहोगे आ जाओगे और कल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वहाँ पे वो डेट दे देते हैं कि हाँ आपकी तीनों में ब्लॉकेज है 80-90%, तो आप एक काम करो, अभी तो बहुत बड़ा लेंदी प्रोसेस है ये, 1 साल बाद का आपका डेट दे रहा हूँ, तब ऑपरेशन करवाना, तब तक ये लाइफस्टाइल और दवाई खाते रहो। मतलब इतनी बड़ी जो 2 कंट्री जो कि वर्ल्ड में पैसे के हिसाब से अमेरिका से कोई कम नहीं है, वो लोग के वहाँ पे ऑपरेशन के लिए 1 साल वेटिंग है, और हमारे कंट्री में वो 1 मिनट का टाइम नहीं देना चाहते हार्ट के हॉस्पिटल वाले। तो ये कैसा एक पैसे की वजह से इतना कुछ हो रहा है। आप बताइए, डॉक्टर को पैसा, ये अमेरिका में एक और रिसर्च भी है, उन्होंने बोल रहे हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट को बोला जाए कि तुम्हारी सैलरी फिक्स रहेगी, तुम ऑपरेशन करो या ना करो, तो आधे ऑपरेशन ऐसे ही बंद हो जाए। तो ये समझ लीजिए कि ऑपरेशन किया जा रहा है और मैं इसके खिलाफ हूं। अब चाइना की बात कर लेते हैं। चाइना में भी ये प्रॉब्लम है। चाइना में ऑपरेशंस काफी कम कर दिया, उन्होंने ईसीपी को अपना लिया है, उन्होंने लाइफस्टाइल को उतना अच्छा अपनाया नहीं है। पर आप समझ रहे हैं चाइना भी एक बड़ा कंट्री हो गया और काफी एडवांस कंट्री माना जाता है, पर वहां पे भी ऑपरेशन में 2 साल का स्टैटिस्टिक्स लिया, टोटल हार्ट सर्जरी 50,000 से कम 2 साल में, माने 25,000 सर्जरी, उसमें वेल्व के सर्जरी भी है। और इंडिया में 2 लाख बाईपास सर्जरी हो रही है आज के दिन में 1 साल में, और एंजियोप्लास्टी करीब 6-7 लाख एंजियोप्लास्टीज हो रहे हैं। अमेरिका में बाईपास के नंबर्स कम होते जा रहे हैं। पिछले 10 साल में 30% बाईपास कम हो गए, क्योंकि लोग प्रेफर नहीं कर रहे हैं, लोग बोलते हैं नहीं मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। और हमारे इंडिया में बाईपास के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने ठीक ही बोला था कि धीरे धीरे बाईपास का खत्म हो गया है, एंजियोप्लास्टी भी खत्म होगी, और आगे लाइफस्टाइल और ईसीपी, ये उन्होंने बोला फ्यूचर ट्रीटमेंट होगा। तो मेरे को लगता है ये फ्यूचर ट्रीटमेंट होने वाली है। एक अमेरिका में लोग बोलते हैं सर अमेरिका में फिर इतना ही है। अमेरिका में बाईपास सर्जरी का कॉस्ट आपको मालूम है? अमेरिका में एक बाईपास सर्जरी करने के लिए करीब करीब $50,000 लगती है। $50,000 आज के दिन में कितना होता है आपको समझ आ रहा है? 35 से 40 लाख रुपया। और एंजियोप्लास्टी में भी 30-40 हजार डॉलर लगती है, वो भी काफी महंगा है। पर अमेरिका में पे कौन कर रहा था? पे कर रहा था इंश्योरेंस कंपनी। अब उन्होंने इसका भी हल ढूंढ लिया है। इन्होंने क्या किया मालूम है? इंश्योरेंस कंपनी आजकल हॉस्पिटल के संग नेगोशिएट कर लिया कि एक एंजियोप्लास्टी का मैं 35,000 नहीं देने वाला हूं, अब मैं 5,000 दूंगा। मेरी एक कार्डियोलॉजिस्ट से वहाँ बात हुई, जो स्टेंट लगाते थे, बोला डॉक्टर साहब आगे मुझे काफ़ी पैसे मिल जाते थे एक एंजियोप्लास्टी करने का, अब वो $500 देने लग गए। तो मैं पूरे दिन में भी कुछ भी कराऊंगा, जो आगे जो कमाई करता था उसका काफ़ी कम हो गया। और इंडिया में भी यही हुई है। लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब चलो एक क्वेश्चन आया हुआ मेरे पास कि ठीक है आपकी बात मुझे समझ आ गई, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को तो पैसे मिल जाएंगे, ये सरकारी हॉस्पिटल वाले क्यों कर रहे हैं? देखिए उनकी एक तो ट्रेनिंग दी गई थी उनको कि भाई ये ऑपरेशन वाले डॉक्टर हो तुम एंजियोप्लास्टी सीख चुके हैं। अब जो ट्रेनिंग ले लिया है उसको कोई बेकार तो नहीं कर सकता। हाँ, एम्स में और बड़े हॉस्पिटल में हमने देखा है, वो लोग बोलते हैं कि आप लाइफस्टाइल फॉलो कर लो तो अच्छी बात है, ऑपरेशन तो लास्ट रिसोर्ट है, बोलते हैं वो लोग। पर मेरे को थोड़े दिन पहले तक एक अलग सीन था। थोड़े दिन पहले सरकारी हॉस्पिटल वाले भी करप्ट हो चुके थे। ये स्टेंट कंपनी, आप मुझे याद है थोड़े साल पहले लोग जाते थे हार्ट के सरकारी हॉस्पिटल में, वो भी डराते थे। क्यों? क्योंकि स्टेंट कंपनी ने इन्होंने पकड़ के रखा था। एक एक डॉक्टर के पास 6 स्टेंट कंपनी घूमता था, सर आज मेरी एक स्टेंट लगवा दो। स्टेंट लगवा दो मतलब डॉक्टर को लिखना होगा कौन सी कंपनी की स्टेंट मैं यूज करने वाला हूं आज, और उस कंपनी की एक स्टेंट बिकी 2 लाख की। आपको समझ आ रहा है इसमें कितनी कमाई होगी? और वो 2 लाख की स्टेंट सरकार खरीदेगा, पेशेंट सरकार को पे करेगा, पर वो 2 लाख का कुछ कमीशन कार्डियोलॉजिस्ट को जाएगी। और ये होने लगा था कि हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसको धड़ल्ले से करा रहा था एंजियोप्लास्टी। बट फिर से बधाई दूंगा हमारी गवर्नमेंट को कि उन्होंने इसको बैन किया। ये जो स्टेंट के दाम जब से 30,000 हुए तो जो स्टेंट कंपनी उन्होंने कमीशन देना बंद कर दिया। और अगर अब स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो जो एंजियोप्लास्टी का दर है वो सरकारी हॉस्पिटल में काफ़ी कम हो गए, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं मेरे को कुछ मिलना जानी नहीं है, जो सैलरी है तो फिर मैं क्यों फालतू का एंजियोप्लास्टी करूं। लाइफस्टाइल पे वो लोग जोर लगाने लग गए। सरकारी हॉस्पिटल ने इसका एक तोड़ निकाल लिया, जो स्टेंट का दाम कम हो गया इसका एक तोड़ निकाल लिया। पहले वो बोलते थे 1,70,000 की स्टेंट है और 30,000 लगाने का है। अब वो क्या बोलते हैं 30,000 की स्टेंट है 1,70,000 लगाने की है। तो ये जो एक उल्टा काम उन्होंने कर दिया कि भाई करना तो पड़ेगा, मरीज को इतना तो डरा दिया उसको करना पड़ेगा।
अब वो ये देखता था कि पहले ये लिखा होता था 1,70,000 की स्टेंट, बाकी 20-30 हजार हमने लगाने का ले लिया। अब उन्होंने उल्टा कर दिया, लोगों को पे करना पड़ रहा है। मेरे को लगता है सरकार इस पे भी आके कुछ रोक लगाए तो अच्छा रहेगा। नेवरदिलेस मेरे पास और क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं एक एक करके क्वेश्चंस को बताना चाहूँगा। एक और क्वेश्चन आई है कि सर ये जो कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये लोग क्या कर रहे हैं? तो इनकी भी मैं बात बताना चाहता हूँ। ये कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है, जहाँ पे ये सारे कार्डियोलॉजिस्ट एक साथ मीट करते हैं। उनमें से मैं आपको बता दूँ, उनमें से करीब 70-80% तो वो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं जो दवाइयाँ दे रहे हैं और लोगों को ये समझा रहे हैं आप अपनी लाइफस्टाइल को बदलो। हालांकि वो बहुत ज़्यादा उसको बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हार्ट के हॉस्पिटल में भेजते हैं उसमें कमीशन आने की बात रहती है। बट नेवरदिलेस ये जो कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी की मैं मीटिंग में देखता हूँ, क्या करते हैं वो लोग, 600 पेपर डिस्कस होता है, 600 रिसर्च पेपर डिस्कस होता है, और उनमें से 6 पेपर होती है लाइफस्टाइल के ऊपर। मतलब जो चीज हमारे इंडिया के करोड़ों लोगों के काम में आ सकता है, उसके ऊपर 6 पेपर, और जो 590-94 पेपर्स रह गए उसमें किसके होंगे? उसमें एंजियोप्लास्टी वालों के होंगे। एंजियोप्लास्टी वाले डॉक्टर्स के पास पैसे बहुत हैं, तो वो लोग बड़े बड़े गाड़ियों में आते हैं, बड़े बड़े इंप्रेशन क्रिएट करते हैं, और जो कंपनीज लोग उनको बहुत प्रमोट करती है, तो लोग जो नॉर्मल कार्डियोलॉजिस्ट बड़े इंप्रेस्ड हो जाते हैं, देखो अरे यार ये कितना पैसा कमा लिया इसने, तो एक उनके अंदर एक बन गया कि मैं भी इनके पास भेज दिया करूंगा मरीज। तो ये कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का मेरे पास, और ये खाली इंडिया की बात नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी पे इनका कब्जा है। तो मेरे को कोई बोलता है सर मेडिकल काउंसिल को क्यों नहीं कंप्लेन करते हैं? अरे काउंसिल में भी सिस्टम बैठा हुआ है, अब उसको चेंज करना। पर मैं आपको बताऊं, आज लोगों पे चेंज आ रहा है, लोगों के अंदर ये रिसर्च के रिजल्ट सबके पास आ रहे हैं। जनरल डॉक्टर्स मान रहे हैं कि ये ऑपरेशंस अननेसेसरी हो रहे हैं, मेडिकल साइंस के रिसर्च बता रहे हैं ऑपरेशंस अननेसेसरी हो रहे हैं, पर करना, प्रोसेस को रोकना बहुत मुश्किल है। आज ये बड़े बड़े हार्ट के हॉस्पिटल है, उनके पास और कोई उपाय नहीं है। मेरे को बहुत साल पहले एक बार एक खास बात हुआ, हैदराबाद के एक हार्ट के हॉस्पिटल में हमारे एक पेशेंट बोले सर हमने उस हॉस्पिटल में बहुत पैसे लगा के रखे हैं, तो चलते हैं उस हॉस्पिटल के मालिक से मिलते हैं। तो वहाँ पे मैं गया, वहाँ के जो चीफ है उनसे मिला, वो बोले हम लोग देखो बाईपास सर्जरी भी करते हैं, एंजियोप्लास्टी भी करते हैं, और हम लोग लाइफस्टाइल भी चेंज करवाते हैं। तो मैं बोला अच्छा आपका इसका डिपार्टमेंट? बोला हाँ मेरे डिपार्टमेंट है। मैं बोला चलो वेरी गुड। तो मैं उनके डिपार्टमेंट के हेड से मिलने गया, उन्होंने बोला सर हम लोग को बहुत क्लियर कट बताया हुआ है कि जो आदमी को बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी होना है उनको आप हाथ नहीं लगाना, उनको तो आप सीधा ऑपरेशन के लिए अलाउ कर दो। जिनकी बाईपास एंजियोप्लास्टी हो जाए उनको आप लाइफस्टाइल सिखा सकते हो, पर ऑपरेशन से पहले करोगे तो हॉस्पिटल को बड़ा नुकसान होगा। तो ये है स्टेट ऑफ अफेयर्स। मेरे को लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब, तो आपके दोस्त जो होते हैं डॉक्टर्स, वो लोग आपको कैसा रिस्पॉन्स देते हैं? देखिए मैंने ये देखा है, कार्डियोलॉजिस्ट के संग हमारी ऐसी एक्सपीरियंस रही है, बाहर में जब मेरे को मिलते बोलते कमाल कर दिया तुमने, बहुत अच्छा काम किया, आई एम सीइंग योर प्रोग्रेस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और जब मरीज जाके बोलता है सर उनका ट्रीटमेंट कैसा रहेगा, बोलता है ऐसा नाम तो हमने सुना ही नहीं है। तो इस तरह के रिस्पॉन्स भी मेरे पास आते हैं। तो मैं जानता हूँ आज ये हार्ट का बीमारी का जो सोल्यूशन है वो रियल सोल्यूशन लोगों तक पहुँच नहीं रहा है, और मेरे को लगता है ये पहुँचना चाहिए। आज जो हमारी सिस्टम पॉपुलर बन रही है, आज हमारे लाखों मरीज वर्ड ऑफ माउथ को स्प्रेड कर रहे हैं। आज हमारे पास जितने मरीज आते हैं, एक मरीज दूसरे को भेजता है। हमारे पास ऐसे मरीज हैं जिनके 3-3, 4-4 हार्ट के हॉस्पिटल है। कलकत्ता के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन है श्री RS अग्रवाल, जो इमामी ग्रुप के चेयरमैन हैं। उनकी बाईपास सर्जरी हुई और साल भर में फिर से तकलीफ चालू हुई। आज 25 साल से हमारे प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने हजारों लोगों को मेरे पास भेजा है कि जाओ तुम उन्हीं के पास जाओ, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। हर महीने उनका फ़ोन आ जाता है कि सर 2-4 और पेशेंट भेज रहा हूँ। तो मैं जानता हूँ ये सिस्टम चल रहा है क्योंकि आज लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है। लाइफस्टाइल इज़ द रियल ट्रीटमेंट, और इसको तरीके से करना पड़ेगा, आधा आधा करने से काम नहीं होगा, और ये साउल करवा रहा है। मैं चाहता हूँ आप हमारी वीडियोस देखिए, उसमें बहुत सारी डिटेल दी हुई है हमने। एक एक वीडियो आपको एक एक चीज़ बताएगा, और मेरे कैंप्स होते हैं, वो कैंप को अटेंड करिए। मैं जानता हूँ आज हार्ट के ऑपरेशंस की ज़रूरत ही नहीं है अगर आदमी ठीक से चले, और ऑपरेशन कुछ हो रहे हैं। मेरे पास हर दिन कोई ना कोई का फ़ोन आ जाता है, सर पेशेंट एडमिटेड है, मैं क्या करूं? मैं बोला निकाल लाओ, पहले उनकी कंडीशन देखता हूं। और ये जो आज
इमरजेंसी वाला आदमी। एक लास्ट क्वेश्चन में आप जवाब दूंगा। एक क्वेश्चन आया है कि सर फिर आप किन लोगों को बाईपास और एंजियोप्लास्टी के लिए अलाउ करोगे? मैं एक लोगों को बाईपास के लिए अलाउ करता हूं जिसका लेफ्ट में 90% ब्लॉक है। उनको मैं बोलता हूं देख लो भाई, आपका इच्छा है तो ऑपरेशन करवा लो। बाकी लोग को तो मैं मना कर देता हूं। और एक दूसरा है जो इमरजेंसी में 1 घंटा हार्ट अटैक के बाद हॉस्पिटल पहुंच जाए और वो क्लॉट को गलाने के लिए कोई एंजियोप्लास्टी करे तो वो चल सकता है। ये 2 छोड़ के मेरे को लगता है हार्ट के हॉस्पिटल को मुझे मौका नहीं देना है। तो मेरे को लगता है आज लाइफस्टाइल के ऊपर काफ़ी लोग धीरे धीरे हम लोग के संग जुड़ रहे हैं, डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट जुड़ रहे हैं। और मेरे पास 2 डीएम कार्डियोलॉजिस्ट खुद का ट्रीटमेंट कराए, बोलते डॉक्टर साहब मुझे सब मालूम है, मैं खुद ऑपरेशन नहीं कराना चाहता हूँ, मेरे पास एंजियोग्राफी की रिपोर्ट है, बट मैं जानता हूँ मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, तो मैं आपके पास आ चुका हूँ। तो 2 डीएम कार्डियोलॉजिस्ट को मैं खुद ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। तो एनीवे मैं जानता हूँ ये जो आज का प्रोग्राम है इसको मैं अब एंड कर रहा हूँ।